डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस YouTube चैनल ICDS क्लास पे स्वागत है। वैसे तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 10.2, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2, क्योंकि प्रश्नावली 10.2 को पढ़ने से पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। और हाँ, इधर जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने प्रश्नावली 10.1 को पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे कुछ मिनट का। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाओ उस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वाले कॉन्सेप्ट के सारे वीडियो समझ में आएंगे। और इधर जितने भी प्रश्नावली है, ये सारे प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो अगर आप उस सारे वीडियो देखना चाहते हैं एक वीडियो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर कक्षा 12 क्या बोलते हैं, क्या नाम है चैप्टर का, सदिश बीजगणित क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहां पे उसके दोनों वीडियो, वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो और प्रश्नावली 10.1 का वीडियो वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 12th के किसी अन्य चैप्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो वहां पे क्रम से प्ले स्टोर में करके अवेलेबल है, वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 के लिए और सारे आगे के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे 25% उसको। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होता है, कोई वेक्टर होता है और वेक्टर को हम लोग बांट सकते हैं। कोई भी वेक्टर होता है उसको हम बांट सकते हैं, या तो 2 अक्षों में या तो तीनों अक्षों में। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम 2 अक्षों में बांट सकते हैं। देखो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष, ये है 3 अक्ष। और मान लो कि एक वेक्टर है यहां पर जिसका नाम है क्या, a वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर है ये, तो उसको हम क्या करें, चाहे तो हम तीनों घटकों में, तीनों अक्षों में उसको हम बांट सकते हैं। तो ये वेक्टर का कुछ हिस्सा x अक्ष में बढ़ जाता है और कुछ हिस्सा बढ़ जाता है y अक्ष में और कुछ हिस्सा बढ़ जाता है कहां पर, z अक्ष में। ठीक है, तो मान लो ये जो वेक्टर ये है, इसका जो x अक्ष में बढ़ रहा है हिस्सा, वो मान लो ax वेक्टर है। इस ये का जो हिस्सा y अक्ष में बढ़ रहा है उसका नाम मान लो ay वेक्टर है। इस a का जो कुछ हिस्सा जो z अक्ष में बढ़ रहा है उसका नाम क्या मान लो, az वेक्टर है। देखो यहां पर क्या हुआ है, वेक्टर ये टूट के 3 अक्षों में बटा है। कुछ भाग x अक्ष में बटा है, कुछ भाग y अक्ष में बटा है, कुछ भाग कहां बटा है, z अक्ष में बटा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को तोड़ने पर मिलने वाले प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं घटक। जैसे ये वेक्टर ये है, इसको हमने 3 भागों में बांटा, एक भाग x अक्ष में, एक भाग y अक्ष में, एक भाग z अक्ष में। इन तीनों भाग को बोलते हैं घटक। किसका घटक, तो ये तीनों भाग हैं इस वेक्टर का घटक। ठीक है, जो 3 पार्ट मिले हैं इसको बोलते हैं इस वेक्टर का घटक। ठीक है, और देखो अगर मान लो एक 10 रुपए है, 10 रुपए को अगर हम 2 भागों में बांटे, 5 रुपए 5 रुपए, तो ये दोनों भाग क्या होंगे, उस 10 रुपए का घटक होंगे। लेकिन अगर इन दोनों घटकों को जोड़ेंगे तो 10 रुपया नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल वो 10 रुपया मिल जाएगा, यानी 5 + 5 = क्या, 10। तो वैसे ही अगर ये तीनों इस वेक्टर के पार्ट हैं तो इनको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ये वेक्टर। तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये वेक्टर बराबर क्या होगा, ये यानी क्या, ax वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर जिसको बोलते हैं ay वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर जिसको बोलते हैं क्या, az वेक्टर। तो तीनों वेक्टरों को जोड़ने पर मिलेगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हमको वेक्टर ये की वैल्यू चाहिए तो वेक्टर ये बराबर क्या होगा, पहले वेक्टर का परिमाण लिखो, फिर उसका क्या लिखो, एकांक वेक्टर लिखो। मान लो कोई वेक्टर है, माना कोई वेक्टर है ये वेक्टर, अगर हमको चाहिए ए वेक्टर की वैल्यू तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसका लिखेंगे परिमाण, इस वेक्टर का ये परिमाण है, और फिर लिखेंगे इसी वेक्टर का एकांक वेक्टर, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो मिलेगा वो मिल जाएगा वो वेक्टर। ठीक है, इट मींस अगर हमको चाहिए बी वेक्टर तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिमाण और इसी का एकांक वेक्टर। अगर हमको चाहिए सी वेक्टर तो बराबर क्या होगा, इसी का परिमाण इंटू इसी का एकांक वेक्टर। इन सभी की चर्चा हमने करा है वो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसमें। ठीक है, देखो जो एकांक वेक्टर होता है ना, हमारे पास 3 अक्ष होते हैं। एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें अक्षों में एकांक वेक्टर की, तो अक्षों में 3 एकांक वेक्टर होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 अक्ष है। जो ये x अक्ष है, x अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है i कैप।
तो देखो ये x अक्ष है, x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप। ये है y अक्ष, और y अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर होता है j कैप। और ये है z अक्ष, z अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर होता है k कैप। इट मींस कि x अक्ष की दिशा में होता है आई कैप, y अक्ष की दिशा में होता है j कैप, और ये जो z अक्ष की दिशा में क्या होता है, k कैप होता है। ठीक है। हाँ, अब देखो ये है वेक्टर, ये वेक्टर ये बराबर ये है वेक्टर x वेक्टर ax वेक्टर। तो अगर ax वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो पहले क्या करोगे, उसका परिमाण लिखोगे, फिर उसका एकांक वेक्टर। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण निकालने के लिए सिंपली ये जो वेक्टर है इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा ax, परिमाण हो गया। अब इसका एकांक वेक्टर, तो ये x अक्ष की दिशा में है, और x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई कैप। ये है ay वेक्टर, तो पहले क्या लिखोगे, इसका परिमाण, परिमाण क्या होगा ay, और फिर क्या y अक्ष पे जा रहा है, तो एकांक वेक्टर क्या होगा, j कैप हो जाएगा। और ये है az वेक्टर, तो पहले क्या करोगे, इसका परिमाण, परिमाण क्या होगा az, और एकांक वेक्टर क्या होगा, k कैप। तो यहां पे आप लिख सकते हो सिंपली a कैप। और ये हो गया किसी वेक्टर को लिखने का तरीका। ठीक है। देखो अगर मैं कह दूं b वेक्टर बराबर, तो b वेक्टर बराबर क्या होगा, bx i कैप, by j कैप, और bz k कैप। इस तरह हम किसी वेक्टर को लिखते हैं। और यहां तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाली वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये a वेक्टर बराबर इतना है, तो यहां पर ये जो लिखा है ax ay और ये z, ये तीनों की तीनों घटक हैं। ये x अक्ष का घटक है, ये y अक्ष का घटक है, ये z अक्ष का घटक है। और इन्हीं घटक को बोलते हैं दिक् अनुपात, यानी ax ay ये z क्या है, दिक् अनुपात है। किसका दिक् अनुपात है, तो इस वेक्टर का दिक् अनुपात है। अगर हमको चाहिए b वेक्टर का दिक् अनुपात, तो कहोगे vx by और bz इस वेक्टर b के क्या है, दिक् अनुपात है। देखो अगर मैं कहूं वेक्टर, वेक्टर m बराबर a i कैप, b j कैप, c k कैप, अगर वेक्टर m बराबर इतना है तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा, इस वेक्टर का दिक् अनुपात होगा। क्योंकि वो तीनों क्या है, घटक हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के। तो सिंपली कोई पूछे दिक् अनुपात क्या होता है, तो उसको आप सिंपली समझा सकते हो कि दिक् अनुपात क्या होता है, तीनों अक्षों का घटक होता है। किसी वेक्टर का दिक् अनुपात वो जो तीनों अक्षों में बटा हुआ है, वही तीनों अक्ष क्या है, उसके दिक् अनुपात है। ठीक है। तो आई होप आपको दिक् अनुपात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम दिक् कोसाइन की, जिसको बोलते हैं दिक् कोज्या। देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे दिक् कोसाइन की। देखो ये दिक् कोसाइन है, और ये कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट नेम है कॉस। देखो जो कोसाइन है, कोसाइन का शॉर्ट नेम है कॉस, और कॉस की जो हिंदी होती है इसको बोलते हैं कोज्या। तो इस दिक् कोसाइन को आप दिक् कॉस भी कह सकते हो, या इसी को बोल सकते हो दिक् कोज्या। समझ पा रहे हो कि नहीं, दिक् कोसाइन माने क्या, दिक् कॉस या दिक् कोज्या। अब ये क्या होता है दिक् कोसाइन, समझो। पहले यहां पे हम लोगों ने देखा पहले दिक् अनुपात, फिर देखेंगे दिक् कोसाइन। दिक् अनुपात क्या होता है, तो कोई वेक्टर x अक्ष y अक्ष z अक्षों में जो बट जाता है ना, उसी को बोलते हैं दिक् अनुपात। यानी किसी वेक्टर का x अक्ष y अक्ष और z अक्ष में जो ये घटक मिलता है ना, इसी को बोलते हैं दिक् अनुपात। अब ये दिक् कोसाइन क्या होता है, तो दिक् कोसाइन भी बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो वो एक वेक्टर था, तो ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, ये वेक्टर y अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, और यही वेक्टर z अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल मान लो ये वेक्टर x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो अल्फा कोण बना रहा है, और यही वेक्टर y अक्ष के साथ, देखो मैं आपको बता दूं, कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापे जाते हैं, मतलब घड़ी के सुइयों के चलने के विपरीत। कोण हमेशा ऐसे मापे जाते हैं, इधर से शुरू होकर ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखो। तो कोण होता है वो हमेशा घड़ी के सुइयों के विपरीत चलता है, घड़ी के सुइयों की दिशा में नहीं चलता है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखा ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर है,
तो ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से कोण बना रहा है अल्फा। कैसे मालूम चला? तो मैं घड़ी के सुइयों की दिशा के विपरीत गया, देखो तो बना रहा है कोण अल्फा। अब वाई अक्ष भी कोण बना रहा होगा। अब क्वेश्चन इज दैट जो वाई अक्ष कोण बना रहा है इसके साथ वो कौन सा कोण बना रहा है? ये कोण बना रहा है कि ये कोण बना रहा है? तो देखो अगर हम इस कोण को ले लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण कभी ऐसे नहीं आते। ऐसे आने का क्या मतलब है कि कोण कभी घड़ी के सुइयों की दिशा में नहीं चलते। अगर हम इधर से कोण इतना ले लेंगे तो ये कोण घड़ी के सुइयों की दिशा से लिया गया है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये कोण नहीं होगा, बल्कि घड़ी के सुइयों की विपरीत चल रहा है, तो इधर से चल रहा है ऐसे। तो लोगे तो देखो ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये जो पूरा कोण बन रहा है ये वाई अक्ष के साथ कोण बन रहा है। तो मान लो ये कोण क्या है? बीटा है, ठीक है। अब ये जो वाई अक्ष है ये भी क्या कर रहा होगा? वेक्टर जो ये है उसके साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा। तो वाई अक्ष जो कोण बना रहा है, मान लो ये कोण बना रहा है, ये कोण गामा है, क्योंकि ये भी घड़ी के सुइयों के क्या है? विपरीत है। तो वही वेक्टर पहली बार क्या हो रहा था? तीनों अक्षों में बटा था, जिसको घटक बोल रहे थे, उसी घटक को देकर अनुपात बोल रहे थे। अब की बार वही जो वेक्टर है वो तीनों अक्षों के साथ कोण बना रहा है कि नहीं? तो जो कोण बना रहा है उसी के पहले कॉस लगा दो, उसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन। देखो जैसे हमारे पास तीन लोग थे, एक अल्फा था, एक बीटा था, एक गामा था। तो जो अल्फा था उसके पहले कॉस लगा दो, जो बीटा था उसके पहले कॉस लगा दो, जो गामा था उसके पहले क्या लगा दो? कॉस लगा दो। तो इनके पहले अगर हम कॉस लगा दे तो कॉस लगाने के फलस्वरूप ये जो बनता है इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन, या इसी को बोलते हैं दिक् कोज्या। अब मैं आपको बताऊं कि जो दिक् कोसाइन होते हैं इसको हम शॉर्ट टर्म में LMN से भी लिखते हैं। जैसे ये क्या है? कॉस अल्फा है ना, तो इसको लिखते हैं यल से। ये कॉस बीटा है, इसको लिखते हैं किससे? यम से। ये कॉस गामा है, इसको लिखते हैं यन से। कॉस अल्फा माने यल, कॉस बीटा माने यम, कॉस गामा माने क्या? यन। ये हमारे तीन दिक् कोज्जाएं हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि जो दिक् कोज्जा होता है इसका फार्मूला क्या होता है? तो मैं आपको एक का समझा दूंगा। एक का समझाने का मतलब जो कॉस अल्फा है जिसको हम लोग यल बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको उसको समझाऊंगा कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो एक हम समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरा तीसरा है वो हम समझ जाएंगे। तो आओ फटाफट देख लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो कोई वेक्टर मान लो एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों हो जाएंगी दिक् कोज्जाएं, और इन दिक् कोज्जाओं को यल से, यम से और यन से निरूपित करते हैं। ठीक है, चलो हम बात कर ले रहे हैं कॉस अल्फा की। ये कॉस अल्फा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो देखो ये एंगल था अल्फा, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, इसको हम मिला देंगे। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में यहां पर कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटा कड़। देखो मैं आपको बता दूं, एक त्रिभुज की एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि अगर कोण ये दिया हुआ है, देखो ये जो लंबा वाला है ये तो कड़ होगा ही होगा, ये जो लंबा वाला है ये हमेशा कड़ होगा। अगर कोण ये दिया हुआ है तो ये क्या होगा? लंब होगा। अगर कोण ये दिया हुआ है तो लंब ये होगा। तो ये तो कड़ है, तो कोण ये दिया है तो ये लंब हो गया, बाकी जो तीसरा बच रहा है वो आधार हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार बटा कड़ नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कड़। तो इसमें आधार क्या होगा? आधार ये होगा। ये का मतलब क्या? ये जो पूरा था वो था ax वेक्टर, तो परिमाण चाहिए सिर्फ। देखो यहां पर cos थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है। आधार बटा कड़ माने आधार का मान बटा कड़ का मान। तो ये आधार कड़ का जो भी मान होगा वो परिमाण होगा, उसमें दिशा क्या होती है, ठीक है। तो सिर्फ परिमाण चाहिए, तो ये वेक्टर हटा दो, ये क्या हो जाएगा? ax और बटा क्या? कड़ माने ये, तो ये क्या था? a वेक्टर था, तो परिमाण हटा दो, खाली ये क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि cos अल्फा बराबर जो फार्मूला आया वो आ गया ax अपान a। वैसे ही अगर हम cos बीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ay अपान ये। देखो ये अल्फा x अक्ष के साथ बन रहा था, इसलिए यहां पर है ax अपान a। ये जो बीटा है ये y अक्ष के साथ बन रहा है, इसलिए ये क्या है? ay अपान ये। और ये जो गामा है बराबर हो जाएगा az अपान ये, क्योंकि ये जो गामा है ये z अक्ष के साथ बन रहा है।
तो इस तरह हम लोगों ने देखा cos अल्फा बराबर ए एक्स अपान ए, cos बीटा बराबर ए वाई अपान ए और cos गामा बराबर ए जेड अपान ए। इस तरह हम लोगों ने सीखा कि दिक् को जाए 3 होती है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, जिसको हम लोग क्रमशः एल एम एन से लिखते हैं और इनका फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊं कि हमारे पास जितनी भी दिक् को जाए है, अगर हम इन सभी दिक् को जाओ का वर्ग करके जोड़ दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब कैसे होगी तो इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। इसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट के फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था अच्छी तरीके से। तो देखो ये है वेक्टर, ये बराबर, ये क्या है ए एक्स आई कैप, ये है ए वाई जे कैप और ये है ए जेड के कैप। अगर हमको परिमाण चाहिए तो सिंपली क्या करेंगे, ये वेक्टर है यहां पे लगा देंगे मॉड और परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे रूट। ये जो दिक् अनुपात है, ये तीनों दिक् अनुपात, इन्हीं का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या है ए एक्स है, इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ये जो है इसका वर्ग करेंगे यानी ए वाई का वर्ग करेंगे और प्लस यहां पर ए जेड है तो ए जेड का क्या कर देंगे वर्ग करेंगे और इन तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। वर्ग करके जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो भी आएगा इस वेक्टर का हो जाएगा परिमाण। देखो ये वेक्टर है, लेकिन जब ये लगाओगे मॉड तो ये वेक्टर हट जाएगा, इसी को बोलते हैं ए। तो इसका परिमाण को इसे भी लिखते हैं और इसके परिमाण को इससे भी लिखते हैं। देखो इसको मैं आपको सिंपली समझाता हूं। जैसे मान लो मैं कह दूं वेक्टर ये बराबर 2i कैप 3j कैप और प्लस 5k कैप है और कोई पूछे कि ये जो वेक्टर ये है इसका परिमाण निकालो, तो परिमाण निकालने के लिए यहां पे मोड लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे रूट और रूट लगाने के बाद इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, इनको जोड़ के वर्गमूल निकाल देना। उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा वेक्टर का परिमाण। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, बिल्कुल। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं परिमाण। ठीक है, अब चलो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की बात हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि cos अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एक्स अपान ये होता है। देखो cos अल्फा बराबर ए एक्स अपान ये, cos बीटा बराबर ये y अपान ये और cos गामा बराबर क्या हो जाएगा ए जेड अपान ए। मैंने बताया अगर इन तीनों का वर्ग करके हम जोड़ दें, इन्हीं को बोलते हैं यल, इसी को बोलते हैं यम और इसी को बोलते हैं यन। अगर इन तीनों का वर्ग करके जोड़ें तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 1 के बराबर होगी। 1 के बराबर कैसे होगी, देखो इसका वर्ग करो, अरे मान लो एक बार यल का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर और प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो यल की वैल्यू क्या है, तो यल बराबर है cos अल्फा और cos अल्फा बराबर है ए एक्स अपान ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स अपान ये, इसका स्क्वायर कर दो। यम की वैल्यू क्या है, तो यम की वैल्यू है cos बीटा और cos बीटा बराबर क्या ए वाई अपान ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए वाई अपान ये, इसका वर्ग कर दो। यहां पर n का स्क्वायर है, n बराबर क्या है cos अल्फा और cos अल्फा बराबर क्या है ए जेड अपान ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए जेड अपान ये। हमको ये वाला पक्ष लेना है, मैंने इस पक्ष को ले लिया, हमको बराबर 1 लेके आना है, तो चलो बराबर 1 ले आते हैं। देखो यहां पर हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर। इसका 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 अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर, इससे भाग करोगे एक बार जाएगा, एक से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल। चलो इसके बाद क्या होगा, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्या बताया कि अगर वेक्टर ये बराबर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ये जेड के कैप, तो ये बराबर क्या होगा, तीनों का वर्ग करके जोड़ दोगे।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर। और अगर इसका आप वर्क करोगे ना, तो जब यहां पे ये स्क्वायर होगा तो ये वाला रूट यहां से गायब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर। देखो जो ऊपर है वही सेम चीज नीचे है, तो इससे क्या होगा, ये वाला कट जाएगा और कटने के बाद बराबर क्या आएगा, एक आ जाएगा। इट मींस कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक। यानी यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई वेक्टर है तो तीनों अक्षों में बट सकता है, तीनों अक्षों में तो बटेगा उसको बोलते हैं घटक। कोई वेक्टर है तीनों अक्षों में बट सकता है और तीनों अक्षों के बटने के बाद जो मिलेगा उन्हीं को बोलते हैं घटक, और उन्हीं घटक को बोलते हैं दिक् अनुपात। ठीक है, हर वेक्टर एक्स अक्ष वाई एक जेड अक्ष का कोई ना कोई कोण बनाता है। तो जो कोण बनाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लगा दे उसी कोण के पहले, तो उसको बोलते हैं दिक् कोसाइन। और हर दिक् कोसाइन का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों का क्या होता है, फार्मूला। तो इससे हम लोगों ने सीखा दिक् अनुपात क्या होता है, फिर हम लोगों ने सीखा दिक् कोसाइन क्या होता है, और हम लोगों ने एक चीज और सीखा कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने 3 चीज सीखा। अब सीखेंगे एकांक वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, यानी वेक्टर ये बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये होता है किसी वेक्टर को लिखने का तरीका। तो अगर हमको चाहिए वेक्टर ये कैप, इसका मतलब एकांक वेक्टर चाहिए। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताया कि एकांक वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये वेक्टर और बटा ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला आया कैसे है तो आप जा सकते हो, जो मैंने आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो पढ़ाया था उसको आप जाके पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि ये फॉर्मूला कैसे फाइंड हुआ है। ठीक है, तो हमको चाहिए एकांक वेक्टर, तो कह सकते हो सूत्र ए कैप बराबर क्या है, तो ये कैप बराबर है ये वेक्टर और बटा ये। ए कैप बराबर क्या है, ए वेक्टर बटा ए। तो फिर क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर ये वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर बराबर इतना है। तो इस पूरे को यहां पे लिखो, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप और यहां पे क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। ठीक है, और बटा इस ए की वैल्यू क्या है, ए माने क्या परिमाण, और परिमाण की वैल्यू कैसे निकालोगे, लिखोगे रूट में ये क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर। इसको एक बार स्क्रीन से डाल दोगे, फिर स्क्रीन से डाल दोगे, फिर स्क्रीन से डाल दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा इस जो ये वेक्टर है इसका एकांक वेक्टर। ठीक है, चलो ये तो हो गया, मैंने यहां से समझाया। अब एक एग्जांपल लेके फटाफट आपको बता देते हैं। मान लो वेक्टर जेड बराबर है, मान लो वेक्टर ये बराबर है 2y कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। कोई पूछे एकांक वेक्टर निकालो तो कहोगे सूत्र जेड कैप बराबर जेड वेक्टर बटा क्या जेड। तो ये जेड कैप बराबर, देखो जेड वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये पूरा है, ये पूरा माने क्या 2y कैप और प्लस ये क्या है 3j कैप और प्लस ये क्या है 4k कैप और बटा गया जेड। जेड माने क्या इसका परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालोगे, रूट में। ठीक है, जितने भी दिक् अनुपात है उनका वर्ग करके जोड़ दोगे, तो ये 2 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 9, 4 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 16 और फिर ये हो गया जेड कैप बराबर ये क्या है 9 25 16 4 20 9 29। ये रूट में 29 एक बार स्क्रीन से डाल दो, एक बार स्क्रीन से डाल दो, एक बार स्क्रीन से डाल दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा एकांक वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप प्रश्नावली 10.2 लगाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन कहेगा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण कितना हो 8 हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एकांक वेक्टर फाइंड कर देना है। एक वेक्टर दिया रहेगा और कहेगा इस वेक्टर से एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण 8 हो। तो क्या करना है, सिंपली आपको एकांक वेक्टर निकाल देना है। अब परिमाण 8 हो तो क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि देखो एकांक वेक्टर में हम लोग जानते हैं परिमाण क्या होता है, 1 होता है।
एकांक वेक्टर में परिमाण एक होता है। एकांक वेक्टर सिर्फ इसलिए यूज होता है खाली दिशा बताने के लिए, उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, सॉरी क्या होता है, एक होता है। तो ये जो वेक्टर मिला है जेड कैप, इसका परिमाण कितना है, एक है। एकांक वेक्टर का मतलब ये होता है कि परिमाण एक है, वो सिर्फ क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो इसका परिमाण एक है और हमको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका परिमाण 8 हो। तो क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर 1 में 8 से गुणा करोगे तो 8 नहीं आएगा, तो अब ऐसी बात है 8 आएगा। अगर कहे एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका परिमाण 20 हो, तुम लोग जानते हैं ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है, तो निकालना है एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 20 हो। तो क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी आएगा ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि एकांक वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब सीखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर दिया हो तो उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे। समझो आप, देखो जब भी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर दिया हो तो उसको जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने के देखो दो तरीके हैं। दो तरीके मतलब कि एक बार वेक्टर इस रूप में दिया हो, इस रूप में देने का मतलब कि अगर वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों दिया हो, तब वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। लेकिन अगर मान लो तीर दिया हो, मान लो ये वेक्टर जो है उसका तीर दिया हो, बी वेक्टर उसका तीर दिया हो, सी वेक्टर उसका तीर दिया हो, फिर इनको जोड़ना हो और घटाना हो, तब इनको कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो हमारे पास दो सिचुएशन है वेक्टर को जोड़ने और घटाने की। पहला सिचुएशन की अगर कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में लिखा हो तो इसको किस तरह जोड़ते घटाते हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर तीर के रूप में दिया है, ये वेक्टर बराबर ये तीर, बी वेक्टर बराबर ये तीर, सी वेक्टर बराबर ये तीर, तीर के रूप में दिया है, तब इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जब कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया है तो उसको कैसे जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे उसको। तो आइए सबसे पहले सीख लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। मान लो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर दिया हुआ है। मान लो एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ये बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। मान लो ये वेक्टर एक है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b बराबर i कैप 5j कैप और प्लस 3k कैप। मान लो हमारे पास ये और ये दो वेक्टर है और दोनों वेक्टरों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे। तो सिंपली जैसे जोड़ा जाता है उसे जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका क्या है, अगर दोनों को जोड़ना है तो कहोगे वेक्टर ये और प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर जोड़ना है। तो ये वेक्टर की जो भी वैल्यू यहां पे लिखो 2i कैप प्लस ये क्या है 3j कैप और ये क्या है 4k कैप। ये जो यहां पे लिखा गया है ये वेक्टर ये है, तो वेक्टर ये को सिंपली यहां पे ऐसे लिख देना है। और प्लस वेक्टर बी, तो यहां पे लिखेंगे प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ये प्लस वेक्टर v। तो वेक्टर v की वैल्यू क्या है, ये है, ये मानी गया, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 3k कैप। इसके बाद सही से लिखेंगे 2i कैप प्लस ये हो जाएगा 3j कैप और प्लस ये हो जाएगा 4k कैप। प्लस का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i कैप और ये प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 5j कैप और ये प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 3k कैप। देखो अब मैं आपको बताऊं कि ये i कैप है, ये भी i कैप है, यहां पर एक i कैप है, यहां पर दो i कैप है। यहां पे सब कुछ करना है i का i के साथ, y का j के साथ, z का z के साथ। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो x को x के साथ जोड़ते हैं, y को y के साथ जोड़ते हैं, z को z के साथ जोड़ते हैं। जैसी संगत होती, संगत वाले को संगत के साथ जोड़ते हैं, मतलब एक बंदे को उसी के साथ जोड़ते हैं। अब आम को इमली के साथ तो जोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास 5 आम है, 3 इमली है, तो कुल कितने हो गए, कुल कितने आम हो गए, तो क्या कहोगे 8 आम हो गए। नहीं, आम रहेगा तो आम को आम के साथ जोड़ेंगे, इमली रहेगा तो इमली को इमली के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, बिल्कुल। देखो यहां पे 2i कैप है, यहां पर 1i कैप है, तो 2 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3i कैप और प्लस देखो यहां पर j कैप है, यहां भी j कैप है, ये 3j कैप है, ये 5j कैप है, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8j कैप। ये k कैप है, ये k कैप है, यहां पर देखो प्लस प्लस है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7j कैप। इस तरह a वेक्टर और v वेक्टर दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो मिल गया कि अब कहता कि इनको जोड़ने के बाद जो वेक्टर मिला उसका परिमाण निकालो। तो परिमाण निकालना बहुत ही सिंपल है, रूट में जो तीनों दिग अनुपात है उनका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि किन्हीं भी दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। अब फटाफट ये सीख लेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर को कैसे घटाते हैं। तो वही सीख लेते हैं दो वेक्टरों को घटाना। तो घटाने के लिए क्या करेंगे,
सिंपली देखो, अगर हमको घटाना है तो यहां पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। घटाना है तो यहां पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह, लग गया माइनस का चिन्ह, तो यहां पे क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह, तो लग गया माइनस का चिन्ह। फिर यहां पर क्या है 2i कैप, ये है 3j कैप, और ये क्या है 4k कैप। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस i कैप और प्लस माइनस का माइनस 5j कैप और माइनस प्लस का क्या माइनस 3k कैप। देखो ये 2i कैप में से i कैप जाएगा तो ये आ जाएगा i कैप, 3j कैप में से 5j जाएगा तो ये देखो बड़ा है इसलिए हो जाएगा माइनस 2j कैप, 4k में से 3k जाएगा तो हो जाएगा प्लस k कैप। और इस तरह आ गया इस वेक्टर को घटाने के बाद ये वाला वेक्टर। और अगर हमको चाहिए इस वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, फिर तीनों का वर्ग करके उसको जोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी आएगा वर्ग जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, जो भी आएगा वो हो जाएगा उसका परिमाण, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई वेक्टर दिया है i j k कैप के रूप में तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। अब सीखेंगे कि अगर कोई वेक्टर तीर के रूप में दिया है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट सीख लेते हैं। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि अगर आप इस फंडे को समझ गए तो समझ जाओ आपके लिए जो वेक्टर है ना वो चुटकियों खेल हो जाएगा। होता है क्या कि बंदों को यही चीज नहीं समझ में आती है कि अगर तीर के रूप में दिया हो तो कैसे क्या क्या बोल करेंगे, उसमें यही सब नहीं समझ में आती है, इसलिए उनको क्वेश्चन टफ लगता है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपके लिए वेक्टर खेल हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और सेकेंड वाला जो वेक्टर है उसका नाम है वेक्टर बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक का नाम वेक्टर ये है, एक का नाम वेक्टर बी है, अगर इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़े। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ये और वेक्टर बी, इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो कोई जोड़ने का दो नियम है, जोड़ने का दो नियम है। अगर घटाना है तो कैसे घटाओगे, तो घटाने का भी दो नियम है। तो दोनों नियम हम समझेंगे और दोनों नियम समझने के बाद उसको अपने माइंड में रख करके उसके बारे में थिंक करेंगे, क्योंकि थिंक करने से क्या होता है, चीजें स्ट्रांग हो जाती है। अगर हम किसी चीज के बारे में कम भी जाने ना, बस उसके बारे में जो जो जानते हो उसको लेकर के सोचो ना, तो वहां से नई नई चीजें अपने आप निकल जाती है। इसलिए आप हर चीज को जो आपको टप लगे उसको दिमाग में बैठाओ और दिमाग में बैठाने के बाद उसके बारे में सोचो कुछ, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो जोड़ने का क्या तरीका होता है। तो ये वेक्टर है, अगर मैं कह दूं ये वेक्टर है तो वेक्टर का ये होता है टेल, ये होता है हेड। इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है हेड टू टेल और एक तरीका होता है टेल टू टेल। घटाने में दो तरीका होता है, एक हेड टू टेल, एक टेल टू टेल। समझ पा रहे हो। तो जोड़ने के पहले दोनों तरीके सीखेंगे और फिर सीखेंगे घटाने के दोनों तरीके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि हेड टू टेल कैसे जोड़ते हैं। हेड टू टेल, समझो बात को। हेड टू टेल, देखो स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि मेरी स्पेलिंग बहुत वीक है। यहां पे शायद कुछ भी रहेगा, ई रहेगा शायद। तो हेड टू टेल कैसे जोड़ेंगे, फिर सीखेंगे टेल टू टेल जोड़ना, ठीक है। अब हेड टू टेल कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इन दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को लिख सकते हो। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसी को लिखेंगे या इसी को लिखेंगे, आप दोनों वेक्टरों में से किसी को भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस वेक्टर को लिख लेता हूं। ये जो है इसका नाम है वेक्टर ये। लाइट गई यार।